तो बिलियन। तो आज हम जो भी हमने पीछे पढ़ा था उन सब का यूज करेंगे। हम बात को समझोगे तो हम हेडिंग न भूल जाएं कि कौन सी हमको हेडिंग पढ़ानी है, इसलिए पहले ही हम हेडिंग नोट कर लेते हैं। हेडिंग भूल जाते हैं, एक आध वो स्किप हो जाता है, इस कारण जो है हम हेडिंग्स नोट कर लेते हैं कि कौन सा हेडिंग पढ़ाना है हमको। देखो, पहला पढ़ाना है अणुसंघ के गुणधर्म। बड़ा बड़ा और दूसरी बात की जो है सुबह सुबह फील नहीं आता है पढ़ाने वाले, मजा जो है थोड़ा सा शरीर ठीक हो जाती है तब पढ़ाने में मजा आता है। उत्क्रमण परासरण, स्किप ना हो जाए इस नाते पहले ही हम हेडिंग्स नोट कर ले रहे हैं, कोई छूट ना जाए। समपरासरी, चौथा अतिपरासरी और अल्पपरासरी, पांचवा परासरण दाब के नियम, आज थोड़ा खींचने का प्रयास करेंगे, देखते हैं। परासरण दाब का नियम और छठवां द्रवों का वाष्प दाब। इन सबको खत्म करने का ट्राई करते हैं। ध्यान दो, अणुसंघ के गुणधर्म समझो। पहले क्या है ये, इसको हम समझ लेते हैं। कोई भी ऐसा काम जिसमें कणों की संख्या को बढ़ाने से, बोले गड़बड़ मामला है, सीट खत्म हो गई है, चलो भाई ले लो, भाग के साथ ही। सुनिए, अणुसंघ के गुणधर्म का मतलब हो गया कि एक ऐसा गुण, मतलब कोई भी ऐसी क्रिया जिसमें कणों की, या कण को आप अणु अथवा परमाणु अथवा आयन जो कहना है कह लीजिए, ध्यान से समझो। अणुसंघ के गुणधर्म से पूरा टॉपिक कवर होने वाला है, तो बहुत पीछे से खींच के आ रहे हैं। अणुसंघ के गुणधर्म का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा काम जिसमें कणों की संख्या, कण मतलब अणु परमाणु अथवा आयन की संख्या परिवर्तन होने से वह गुण परिवर्तित हो जाता है। बात समझो, अणुसंघ के गुणधर्म का मतलब कि एक ऐसा गुणधर्म या एक ऐसा गुण या एक ऐसा काम जिसमें अगर कणों की संख्या, उसमें जो कण आ रहे हैं उन कणों की संख्या परिवर्तित होगी, यानी कणों की संख्या यदि बदली जाएगी, बढ़ाई या घटाई जाएगी, तो वो गुणधर्म भी बदल जाएगा, यानी उस गुणधर्म का मान भी बदल जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, मान लो कहीं मार हो गई, कहीं मार कर लिया किसी ने, तो अब यहां पे किसी लड़के को, फिर जब किसी ने मार दिया, एक लड़के ने दूसरे को मार दिया, उसके बाद जो दूसरा लड़का मार खाया था वो गया घर, बोलो, तो गया घर तो देखा गांव में शादी थी, गांव में शादी थी, मतलब किसी लड़के की, समझ रहा ना, किसी लड़के की शादी थी। तो जो लोग मिल पाए मौके पे गांव में, उनको लेके गया कि भाई चलेंगे, हम बदला लेंगे। फर्स्ट केस। सेकंड केस में भी शादी थी, लेकिन लड़की की शादी थी, समझ रहे हो ना। फर्स्ट केस में लड़के की शादी थी और सेकंड केस में लड़की की शादी थी। तो जिसमें लड़के की शादी थी उसमें गांव के अधिकांश लोग बाहर गए हुए थे, अरे बारात और जाएंगे, बोलो। और जो लड़की की शादी है उसमें अधिकांश लोग कहाँ होते हैं, घर में ही होते हैं।
सुनाई पड़ रहा है? तो जब पहले केस में वो लड़का गया तो कम लोगों को ले जाके मारने गया उसको, और सेकंड केस में जब वो गया तो वो ज्यादा लोगों को लेके गया मारने को। समझ में आ रहा है? तो तुम बताओ मारने की दर या मारने का जो गुण है, जो रच के कूटने का गुण है, वो क्या इन कम लोग और ज्यादा लोगों के होने न होने से बढ़ और घट जाएगा? कम लोग होंगे, है ना, एक चटकना मारेंगे तो 5 चटकना है मान लो, और अगर 50 लोग होंगे तो एक चटकना मारेंगे तो किट होगा 50 चटकना। समझ में आ रहा है ना? यानी क्या इन लोगों के बढ़ने से ये जो मारने का गुण है उसमें परिवर्तन आया? बोलो। ठीक उसी प्रकार एक ऐसा गुण जिसमें अणु परमाणु अथवा आयन, जिसको आप सेपरेट रूप से एक साथ कण कह सकते हो, एक ऐसा गुण जिसमें अणु परमाणु अथवा आयन या जिसको कण कह सकते हैं के परिवर्तन से उस गुण में परिवर्तन आ जाता है, उसे हम अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। समझ में आया? अणुसंख्य गुणधर्म मतलब कणों की संख्या अगर बढ़ेगी तो भी उस गुण में परिवर्तन आएगा, और कणों की संख्या यदि घटेगी तब भी उस गुण में परिवर्तन आएगा। ऐसी प्रकार की क्रिया को, जो गुण था, उसी को हम क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म। याद हुआ? बोलो। जैसे हमने परसों कल बताया था परासरण। क्या बताया था? परासरण को अगर हम एकदम सिंपल वे में देखें तो क्या परासरण का मतलब होता है छानना? मतलब क्या होता है? छानना। जैसे हम चाय को किसी उसे चाय छन्नी से छानते हैं, अरे बोले यार, वही तो परासरण है। बस हम चाय छन्नी की जगह अर्ध पारगम में झिल्ली लेते हैं, है ना, और चाय की जगह विलयन को छानते हैं। अरे बोलो भाई, तो क्या छानना है? अच्छा, अब सपोज करना वाला 2 लोगों ने चाय बनाया, परासरण की बात हो रही है। किसकी बात? परासरण की। 2 लोगों ने चाय बनाया, पहले जो लोग ने चाय बनाया उसमें चाय पत्ती की मात्रा कम है, उसमें चाय पत्ती की मात्रा कम है। जो सेकंड वाला चाय बनाया गया उसमें चाय पत्ती की मात्रा खूब है। समझे? पहले में चाय पत्ती की मात्रा, दूसरे में चाय पत्ती की मात्रा अधिक है। समझ में आ रहा है? तो बताओ, अगर तुमको छानना है, छानने का मतलब परासरण करवाना है, समझ रहे हो? मान लो तुमको छानना है, छानने का मतलब परासरण करवाना है, तो कौन सा ऐसा होगा जो आसानी से छन जाएगा और कौन सा ऐसा होगा जो आसानी से नहीं छनेगा? बोलो। कम चाय पत्ती वाला आसानी से, और जिसमें ज्यादा चाय पत्ती है वो आसानी से। यानी कुल मिला जुला की जो छानना था, क्या इसको हम परासरण कहते हैं? जो छानना था, क्या उसको हम परासरण कहते हैं? परासरण कहते हैं। और क्या उन कणों की संख्या, मतलब जो चाय पत्ती के छोटे छोटे कण थे, उनकी संख्या में परिवर्तन हो रहा है, तो क्या इस परासरण की दर घट बढ़ रही है? मतलब परासरण में परिवर्तन आ रहा है। यही है अणुसंख्य गुणधर्म, यानी हमारा परासरण अणुसंख्य गुणधर्म है। समझ रहे हो? तो ये है, हमने एक टॉपिक आपको समझाया। समझ गए सब लोग? कितनों ने समझा? पढ़ा लें। तो जब हमने परसों आपसे कहा था कि परासरण के कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे जोक का मर जाना, है ना, जोक का, हम जोक को ले आते हैं, जोक जो पानी मिलती है, जोक को ले आते हैं और उसके ऊपर नमक डाल देते हैं, डालते हैं ना। तो जोक के बाहर वाला जो विलयन बना नमक और पानी का, उसकी सांद्रता क्या होती है? ज्यादा, है ना। और जोक के अंदर जो है उसकी सांद्रता क्या होती है? घट जाती है, जिसके कारण जो है जो प्रवाह होता है वो तनु से किधर? इसलिए जोक के अंदर का पानी निकल जाता है और जोक क्या होती है? ठीक उसी में हमने एक और एग्जांपल दिया था कि आप अपने हाथ को, किसको? पानी में अधिक देर तक रखते हैं, है ना, तो यहाँ झुर्रियां दिखाई पड़ती हैं, या आप कह लीजिए कि चमड़ी सिकुड़ जाती है। देखियो कभी? चमड़ी सिकुड़ जाती है। जब तुम अपने हैंड को, अपने हाथ को बहुत देर तक पानी में रखोगे तो तुम्हारी अंगुलियां सिकुड़ जाएंगी, मतलब कि यहाँ पे झुर्रियां बढ़ जाती हैं। समझ रहे हो ना? अब देखो, कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि यह परासरण का कारण है।
कुछ ये कहते हैं कि हमारी जो त्वचा है वो एक झिल्ली नुमा या तुम ये कह लो छन्नी का काम करती है। तो जब तुम बहुत समय तक पानी में हाथ को रखते हो तो अंदर का जो पानी है, जो नमी होती है, वो बाहर निकल जाता है। बोलो क्या बोला हमने? अंदर का जो पानी है, नमी है, वो बाहर निकल जाता है, जिसके कारण जो है तुम्हारी हाथों में क्या पड़ जाती है? झुर्रियां। ये कुछ साइंटिस्ट का मानना है अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस प्रेशर। लेकिन अधिकांश साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये कोई ऑस्मोसिस या परासरण की क्रिया नहीं है, ये हमारा नर्वस सिस्टम है। हमारा नर्वस सिस्टम का मतलब होता है कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है, या चिंगोटी काटी गई तो कहां काटी गई, ये सब हमारा नर्वस सिस्टम दिमाग को पहुंचाता है। समझ रहे हो ना? उसी को बोलते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम हमारे दिमाग को, नर्वस सिस्टम ये है जो हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। आपको कहां दर्द हो रहा है, कहां कटा हुआ है, ये सभी जो है नर्वस सिस्टम दिमाग को बताता है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जब आप पानी में ज्यादा समय तक अपना हाथ या कोई भी शरीर का अंग रख देते हो तो वो रिंकलिंग हो जाता है, मतलब कि वो सिकुड़ जाता है, क्योंकि शरीर, ये जो बॉडी है ना, वो ये क्या करती क्या है कि जो वेन्स हैं, मतलब जो नसें हैं, क्या है? नसें हैं, उनको खींच लेती है। उनको खींच लेती है मतलब अंदर की नसों को ब्रेन सिकोड़ता है। अंदर की नसों को ब्रेन क्या करता है? सिकोड़ता है। जब अंदर की नसों को ब्रेन सिकोड़ता है, जिसके कारण अंदर की डेंसिटी कम हो जाती है, तो जिसके कारण वो जो है वॉल्यूम कम हो जाता है और आयतन, और वो है जो सिकुड़ जाती है, मतलब अंगुलियां सिकुड़ने लगती है। ध्यान समझो, दो मत है। पहला परासरण मतलब पानी बाहर आ जाता है। दूसरा मत है कि जो वेन्स मतलब जो नसें होती हैं उसको दिमाग क्या कर लेता है? सिकोड़ देता है। बोलो समझ रहे हो? तो जिसके कारण उस पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। अब सवाल यह है कि ब्रेन, हमारा दिमाग जो है ऐसा क्यों करता है कि मतलब कि जो नसें हैं उनको सिकोड़ता है, ऐसा क्यों करता है? तो ये माना जाता है कि आपका पानी जब लगातार, आपका हाथ जब है लगातार पानी में है तो आपका हाथ लगातार स्लिपरी है। स्लिपरी का मतलब आप किसी चीज को छुओगे तो वो स्लिप करेगा। समझ रहे हो? ब्रेन का ये मानना है कि अगर आपका हाथ ज्यादा देर द्रव उस पानी के कांटेक्ट में है तो आपका हाथ स्लिपरी है, मतलब आपका हाथ स्लिप करेगा। आप जब किसी चीज को पकड़ोगे, किसी व्यक्ति को, किसी रस्सी को या किसी भी चीज को, तो स्लिप करेगा। समझ गए ना? तो अब स्लिप करने को कम करने के लिए वो बहुत सारे रिंकल्स, मतलब झुर्रियां बनाता है दिमाग। आपने कभी घर्षण बल पढ़ा होगा? घर्षण बल में ये होता है बालक कि अगर मान लीजिए कि ये हमने ये डस्टर लिया, ठीक ना? अगर ये डस्टर लिया और इस डस्टर को अगर हम बोर्ड पे ऐसे मतलब खींचेंगे बोर्ड पे, तो ये देखिए, ये भी प्लेन है और ये भी क्या है, तो घर्षण बल कम लगेगा, मतलब ये आसानी से जाएगा। कैसे जाएगा? आसानी से। समझ रहे हो ना? मतलब आसानी से सरकेगा। लेकिन अगर ये दीवार, आप देखो दीवार खुरदरी है, दीवार क्या है? अगर इस पे तुम चलाओगे तो इस पे आसानी से सरकेगा नहीं। इस पे दीवार पे खुरदरे पे घर्षण बल ज्यादा होता है, खुरदरे पृष्ठ पे घर्षण बल मतलब कि उसको रोकता है वो। समझे? वैसे समझ लो, वो बढ़िया फोरलेन बना है, मोटरसाइकिल खूब उड़ती है ना, क्योंकि घर्षण बल जो है कम है। खड़ंजा चलाओगे तो घर्षण बल ज्यादा है, क्योंकि उबड़ खाबड़ होता है। समझ रहे हो? तो हम क्या कहना चाह रहे हैं वास्तव में, तो इसीलिए जो है दिमाग, कौन? शरीर की रक्षा करने के लिए वो नसों को सिकोड़ता है, जिसके कारण झुर्रियां पड़ जाती हैं, ताकि जब तुम किसी चीज को पकड़ो, है ना, और जब वो खींचोगे तो घर्षण बल का ज्यादा मान हो जाएगा, क्योंकि झुर्रियां मन गड्ढे, गड्ढा होता है वो, कहीं ऊपर कहीं उबड़ खाबड़। अरे बोलो भाई। तो ये दो मत है, साइंटिस्ट के दो मत हैं, जिसमें जो सेकंड वाला हम बता रहे हैं वही ज्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं। समझ में आया? ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो दोनों समझ में आया? अणुसंग ऊर्ध्वधर्म समझे? संख्या बढ़ने से क्या हो जाता है? जो गुण है वो परिवर्तित होगा नहीं होगा? होगा। जैसे हमने एग्जांपल दिया चाय छन्नी वाला। बोलो ठीक है। नेक्स्ट बढ़े। अच्छा है उत्क्रमण परासरण।
क्या बालक? ठीक। उत्क्रमण परासरण का मतलब क्या होता है? सिंपल सा, परासरण को उत्क्रमित कर देना। परासरण को क्या कर देना? उत्क्रमित कर देना। अब ये है क्या, समझेंगे। जैसे बालक हमने आपसे कहा था कि अर्धपारगम में झिल्ली होती है। क्या होती है? जैसे एग्जांपल आपको बता देते हैं, थोड़ा सा रिवाइंड मार देते हैं। आपने 1 गिलास पानी लिया और उसमें 1 चम्मच चीनी, तो चीनी उसमें घुल जाता है। तो चीनी को हम कहते हैं विलेय। क्या? विलेय। चीनी घुल गया तो चीनी को विलेय, और पानी को विलायक। ठीक ना? इसमें कोई डाउट नहीं है। चीनी को विलेय और पानी को विलायक, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जब हमने बताया था आपको कि भाई जब हम प्याज छीलते हैं या अंडा छीलते हैं तो उसमें पतली मतलब बहुत पतला पॉलीथीन मतलब पन्नी टाइप का होता है, बहुत पतली पन्नी टाइप का, उसे ही हम क्या कहते हैं? अर्धपारगम में झिल्ली। बताया था सब? अर्धपारगम में झिल्ली। सुनाई बताओ, फर्स्ट इस पहले वाला वीडियो देखेगा, 5वां लेक्चर यूट्यूब पे है तो समझ जाएगा सब कुछ। तो अर्धपारगम झिल्ली है। तो हमने क्या किया बालक, उस अर्धपारगम झिल्ली को हम विलयन डालते हैं, वही चीनी पानी का घोल। जब डालते हो तो जो चीनियां घुल गई है वो उसको रोक लेता है। जो चीनी पानी में घुल गई है वो उसको रोक लेता है, और पानी क्या होता है? नीचे गिर जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो अब हम कह रहे हैं प्रतिपरासरण। क्या कह रहे हैं? पूरा उत्क्रम परासरण, सॉरी उत्क्रम परासरण कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है, ध्यान दीजिए, मान लो ये हमने एक कंटेनर लिया, मतलब एक कोई कंटेनर लिया, कोई पात्र लिया, कोई बर्तन लिया। आप जानते हो कि हम बर्तन में बीच में लगा दे रहे थे क्या? अर्धपारगम में लगा रहे थे। वह जो पेजिया के अंदरवा से निकलेगा या अंडे के अंदर से निकलेगा, समझ रहे हो? उसके बाद हमने क्या किया, एक तरफ चीनी पानी का घोल भर दिया। एक तरफ क्या भर दिया? एक तरफ चीनी पानी का घोल भर दिया। ये हमारे पास ध्यान देना है। और दूसरी तरफ हमने केवल पानी भर दिया। केवल क्या भर दिया? पानी भर दिया। तो ये हमारे पास रहा केवल पानी। ठीक है? अरे बोलोगे? तो अब बताओ, जब ये चीनी पानी का घोल है तो क्या चीनी के कण छोटे छोटे पानी में होंगे? ठीक है ना बालक? और हमने फिर क्या किया था कि जिधर विलयन होता है, जिधर क्या होता है? जिधर विलयन होता है उधर हम पिस्टन लगाते हैं। पिस्टन समझ रहे हो ना? जैसे सुई इंजेक्शन में इंजेक्शन लगाने वाला जो होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? पिस्टन। सुई होती है ना, ऐसा ऐसा, अरे बोला भाई, ऐसे उसमें भर लेते हैं, मलाई भरते हैं ना, और चाहे पिचकारी ऐसा खींचते हैं, वह पिस्टन में जो खींचते हैं और धड़ाक से दबाते हैं, मजा लेते हैं, मजा आता है। ठीक है? समझे? पहले के समय में होली होती थी, अब तो कुल होली खेलवा नहीं करते हैं। पहले के समय में जो कुल कचड़ा बस होली खेलते थे, खाली कचड़ा और नारी को ले गए कुल राइक वही बोर के खींचा था, मजा आ रहा है। तो ये बात समझे ना? तो ये पिस्टन है। अरे बोला भाई, बताओ क्या इसके विलयन के पानी का लेवल इतना ही है? और देखो इसमें पानी का लेवल ज्यादा है, बोलो। तो ये क्या कर, ये जो अर्धपारगम में झिल्ली है तो पनिया को तो जाने देता है, पानी को तो जाने देता है, परंतु चीनी के कणों को रोक देता है ना? तो क्या इधर केवल पानी है और इधर केवल क्या है? पानी और क्या है? चीनी। ठीक ना? तो पानी इधर है, इधर वाला ही इधर आएगा। बताया था तनु से किधर जाता है? बताया था। तनु मतलब जिसमें कुछ मिला ना हो, सांद्र मतलब जिसमें कुछ मिला हो। समझ गए ना? तो ये इधर से इधर आएगा, ये पानी इस अर्धपारगम झिल्ली से होकर इधर आएगा, जिसके कारण एक पिस्टन क्या होगा? उठ जाएगा। समझ गए? पिस्टन पहले यहाँ था, पहुंच गए यहाँ, बोलो। सब पढ़ा चुके हैं ये सब। ठीक है? अच्छा, अब क्या करना है कि तुमको दाब लगाना है, ऊपर से दबाना है इसको, दबा के यहाँ तक पहुंचाओ। जब ऊपर से तुम दबाओगे तो क्या जितना पानी आया था क्या वो बैक होगा? हाँ? तो जो तुमने दबाव लगाया उसी दबाव को परासरण दाब कहते हैं।
जो तुमने दाब लगाया ना पनिया को वापस भेजने के लिए, अरे बोल यार, जो दाब लगाया पानी को वापस भेजने के लिए वही क्या है? परासरण दाब। समझ गए ना? अब उत्क्रमण परासरण क्या? उत्क्रमण, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब होता है, ध्यान देना, कि क्या झिल्ली लगी थी? क्या पानी इधर से इधर आ रहा था? क्या आ रहा था? ये पानी इधर से इधर आ रहा था, ये पिस्टन ऊपर हो गया था। हमने थोड़ा सा दाब लगाया तो क्या जितना पानी था उतना पानी वापस चला गया? है ना? अब जब जितना पानी आया था उतना वापस हो जाने बाद भी तुम दाब लगाओगे? बोलो भाई। अब इन्होंने दाब लगाओ, अब अभी और भी दाब लगाओगे। जब थोड़ा और दाब लगाओगे तो तुम बताओ कि क्या इसमें भी पानी है? तो ये क्या हो जाएगा? इसमें चला जाएगा। बोलो बोलो बोलो। इसमें चला जाएगा। तो इसी क्रिया को हम कहते हैं उत्क्रमण परासरण। क्या कहते हो? ठीक। तो अब आपसे पूछा जाएगा उत्क्रमण परासरण क्या है, तो आप कहोगे, ध्यान देना, परासरण के विपरीत की क्रिया, परासरण के विपरीत की क्रिया, परासरण के विपरीत के क्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्क्रमण परासरण। समझ में आया? मतलब जो परासरण होता है ना, वो तनु से किधर जाता है? और हमने दाब लगा करके सांद्र से किधर भेज दिया? तो अगर तनु से सांद्र जा रहा है तो केवल परासरण है। अरे बोलो भाई। तनु से कहां जा रहा है? तो केवल। जो पतला है और गाढ़े की तरफ जा रहा है तो केवल परासरण है। बोलो। और अगर सांद्र से गाढ़े से अगर पतले की तरफ जा रहा है तो क्या है वो? प्रतिपरासरण। क्या है? आगे बोला जी, क्या समझा? बोलने पाएंगे ना, खींच के मारे बढ़िया खुल जाएगा। समझे? कुछ समझ में आया? ठीक है, बढ़ ले। छोटे छोटे टॉपिक है, अच्छा लग रहा है ना? आप नेक्स्ट बढ़े। तो परासरण की विपरीत क्रिया को क्या कहते हैं? उत्क्रमण परासरण। तुम यहाँ आओ, थोड़ा मजा लो। अगर तुम सो रहे हो या बार बार उबासी ले रहे हो, मुंह खोला था इतना बड़ा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम जो कर रहे हो वो जबरदस्ती कर रहे हो, जबरदस्ती। और वास्तव में हम तुमको बताएं कि जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूं उन टॉपिक्स को तुम जाके किताब में पढ़ोगे, बिल्कुल तुमको डिफरेंट लगेगा, अलग सा लगेगा। तो इस बारे में हम बहुत सोचते हैं कि जो ना तुम किसी भी हेडिंग्स को जब हम पढ़ाएं तो तुम उसको अपने नॉर्मल लाइफ से कनेक्ट कर पाओ। हम पूरा प्रयास करते हैं कि इतना ऐसा एग्जांपल्स उठाया जाए जो नॉर्मल लाइफ में तुम देखते हो, ताकि तुमको मजा आए, तुम्हारे हंसी, तुम्हारे फेस पे मुस्कान बनी रहे। जब हम जितने ज़्यादा फेस पे हमारे मुस्कान रहती है, हम खुशी रहते हैं, हमारे दिमाग का एनर्जी लेवल एकदम बूस्टेड होता है। समझ रहे हो? इस कारण जो है अच्छी अच्छी बातें हम बात करते हैं, लेकिन तुमको मतलब ही नहीं हुआ। अरे सुबह है तो क्या कर सकते हैं, हमको भी पढ़ाने मन नहीं है। मतलब कि आप जो शाम वाला वीडियो है या और सुबह वाला वीडियो, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि जब सुबह होती है ना तो हमारे पूरे शरीर में टॉक्सिक भर जाते हैं रात भर में। तो जो चमड़ी है वो सारी चमड़ियाँ या जुबान ये सब रिएक्ट नहीं करती है अच्छे से, ये सब कुछ सूजी सूजी टाइप की लगेगी या हिलबे नहीं करेगी, वैसे ही रहेगी। लेकिन जब कॉन्स्टेंटली आप थोड़ा देर रह जाते हो तो उसके बाद वो है सारा एक्सप्रेशन अच्छा होने लगता है। तो इतने टाइम वीडियो बनाना भी एक कठिन कार्य है, बोलिए नहीं निकलते। जब हम उठते हैं तो गाना वाना गाते हैं कि ताकि थोड़ा सा वो है गला क्लियर आउट, ताकि जब जाएं तो बोलें। जब सुबह उठते तो आवाज़ भारी लगती है ना तुम लोगों को? कि नहीं लगती है? तो अच्छा सा वही बात आवाज़ वो बोलबे नहीं कि सुबह इंजनिया कैसे भारी जो रहता होता है, सुबह भारी होती है, बोलने का मन नहीं करता है, अच्छा ही नहीं लगता है। तो हम जब उठते हैं तो गाना वाना गाते हैं ताकि थोड़ा सा उसको वार्म अप मिल जाए।
गले को वार्म अप देते हैं, तुम लोग घबरा दो, समझे? तो परासरण की विपरीत क्रिया को क्या बोलते हैं? उत्क्रमण परासरण। हो जाएगा? ये एक लाइन की तो परिभाषा है, इतना छोटा है, ठीक है? नेक्स्ट पढ़ ले। अब बाबू सम परासरण, क्या? सम माने समान, सम माने समान, अब परासरी मतलब परासरण दाब, सम मतलब समान, परासरी मतलब परासरण दाब, सिंपल सा है। परासरण मतलब परासरण लिखना दाब पर। तो आप कहोगे, ध्यान देना कि यदि दो प्रकार के विलयनों का समान ताप पर, क्या? यदि समान ताप पर दो प्रकार के विलयनों का परासरण दाब बराबर होता है, मतलब जो दबाव लगा रहे थे ना, अगर वो बराबर होगा, अगर वो क्या होगा? बराबर होगा। अगर वो बराबर होगा तो वो दोनों विलयन समपरासरी कहलाएंगे। याद हुआ? बोलो। दो विलयन, क्या? दो विलयन यदि समान ताप पर किन्हीं दो विलयनों का, यदि समान ताप पर किन्हीं दो विलयनों का परासरण दाब बराबर है, यदि समान ताप पर दो विलयनों का परासरण दाब बराबर है तो उसे, समझना है ना, तो उन विलयनों को क्या कहते हैं? समपरासरी, सिमिलर ऑस्मोसिस। कुछ समझ में आया क्या? मगज में गया? बोलो, कोई दिक्कत है? अब हम यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि कंपटीशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या तुम्हारे बोर्ड में भी हर साल, मतलब हर साल नहीं, अल्टरनेटिंग साल से पूछे जाते हैं। तो बोले बोले अच्छा, पिछवा हमने बताया कि क्या परासरण दाब में जो परासरण की क्रिया है उसमें कणों की संख्या बढ़ने या घटने से उस पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा। ऑब्वियस ही बात है। अरे बोलो, ठीक, समझ गए? अब एग्जाम्पल सुन ले रहे हैं, टाइम मिटा दें, जो समझा रहे समझ रहे हो ना? हाँ, आज वोटिंग कराते हैं, देखते हैं तुम लोग क्या चाहते हो। अब बहुत सारा संशोधन होगा, 12 के बाद चलेगा तो पागल हो जाएंगे यार, पागल हो जाएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि इस टाइम गवर्नमेंट के नाक में बच्चों ने दम कर दिया है। यहां तक बात पहुंच गई है कि अगर नहीं नौकरी, अगर जॉब नहीं मिली तो सरकार गिरा देंगे। यहां तक बात पहुंचा दी है, घुस के मारेंगे घर में अगर नौकरी नहीं मिली तो। अगर सारे डेट्स क्लियर नहीं हुए कि कब कौन सी वैकेंसी का कब एग्जाम होगा और कब दूसरे एग्जाम होगा उसका और कब ज्वाइनिंग होगी, अगर नहीं मिला तो भाई गिरा देंगे सरकार। बच्चे इस समय बड़े पागल हो गए हैं, पगला गए हैं, तो इस नाते बेनिफिशियल है इस टाइम नौकरी मिल जाना। आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम ले नहीं रही थी गवर्नमेंट। 2.5 करोड़ से ज्यादा आवेदन, बोलती थी हमारे पास वेंडर नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं, हम करा नहीं पाएंगे। एक के दिन को लगल है जो ताली थाली बजाने और लगे सब ट्विटर पे ट्रेंड करने कि हमको जो है चाहिए। डेट दे दिया गवर्नमेंट ने, 15 दिसंबर में एग्जाम है। तभी हाँ 15 दिसंबर में एग्जाम डेट क्लियर कर दिए थे। उसके बाद कुल ही पूछ रहे हैं कि CBT 1 के एग्जाम है, CBT 2 कब होगा, उसका भी डेट बताओ। उसके बाद यो बताओ कि ज्वाइनिंग कब तक होगा, सब डेट हमको चाहिए। और नहीं दोगे तो भाई मामला गंभीर कर देंगे। तो एकदम गवर्नमेंट को तबाह कर दिया है, पगलवा दिए हैं सब। दिल्ली अभी तो पैंडेमिक है, अगर ये कोरोना नहीं रहा होता, अगर कोरोना बेनिफिट है सरकार का इसमें, अगर कोरोना नहीं रहा, देखा तो नरेंद्र मोदी वीडियो कितना डिसलाइक मार रहे हैं सर, इतना डिसलाइक मारते रहे हैं कि अब लाइक डिसलाइक दिखता नहीं उनकी वीडियो पर, हटा दिए सिस्टम है, हटा दिए, इतना कुछ डिसलाइक मार दे रहे हैं। तो यही बात है। इसी तरह मीडिया चैनल पे भी, किसी भी चैनल का तुम खोल के देखोगे उस पर भी कहीं डिसलाइक दिख नहीं रहा है। वो रोज सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती डोली हुए 24 घंटा जो है। अब देखो सुशांत सिंह राजपूत एक राजपूत है,
समझे? और बीजेपी का मेन एजेंडा होता है कि ये डिवाइड एंड रूल करती है, जैसे अंग्रेज में नहीं करते थे, फूट डालो और राज करो। अब बिहार में चुनाव है, सुशांत सिंह राजपूत पटने का रहने वाला है, समझ लो ना। तो बीजेपी उसको तड़का भुना रही है, इस मुद्दे को वो भुना रही है खूब बढ़िया से, ताकि उसका फायदा जो है सारे राजपूतों का वोट जो बिहार में है वो सब जो है ना बीजेपी गवर्नमेंट के खाते में जाए, क्योंकि वो सोचेगा राजपूतों के लिए इतना कर रहा है, सीबीआई जांच लग गई, आधा अनर बैठे बना बोले अरे मरद तो मरद, मर गया तो मर गया, छोड़ो के आगे बढ़ो। अब सीबीआई जांच यदि लगी हुई है तो सीबीआई को जांच करने दे, जब फाइनल रिपोर्ट सीबीआई सबमिट कर देगी कि ये फलाना फलाना थे, इन्होंने ऐसा ऐसा किया था, तो एक दिन 1 घंटा न्यूज चलाना और बात खत्म हो गई सब। तो नहीं, रिया चक्रवर्ती ने आज मीठा खाया, काहे मीठा खाया? इसका मतलब रिया चक्रवर्ती खुश है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत से रिया चक्रवर्ती खुश है। यहाँ तक के दिखा रहा था अर्णव गोस्वामिया, वो कहा था कि रिया चक्रवर्ती ने आज जो है कौन कलर होता है, मेहरून कलर का टॉप पहना, काहे पहना बताओ, कुछ पहना हूं ना, अब वो बिना कपड़े घूमे, इनके मेंटालिटी ऐसी है, बताओ। ओके कुल पहने नहीं देंगे, ओके कुल जीन जाने नहीं देंगे, गिरफ्तार करवाते हैं, वो तो गिरफ्तार सब करवाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, कोई हत्या करेगा किसी का, किसी ने किसी उसका हत्या नहीं किया, और डिप्रेशन है उसको, वो डिप्रेस था। जब बहुत तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो यह होगा जो हुआ है। अब चाहते हम एक के दिन में पूरे बॉलीवुड पे राज करें, ऐसे थोड़ी ना होता है। स्ट्रगलिंग एक्टर हो और इतना चोर आदमी है कि 1.4 करोड़ सलीना में जो खाली रेंट बढ़ता था, वो 50-60 करोड़ अकाउंट में है उसके, जो चांद पे जमीन खरीदा हुआ है, तब वो पेट नहीं भर रहा है। कह रहा है हमको जब पिक्चर नहीं मिल रही, भाई 3-4 पिक्चर उसकी पेंडिंग में थी, अभी और भी थी, अब उसको आने वाली थी सारी, तो नहीं, पेट नहीं भरेगा। जा तब मिला वही भगवान से, मजा लो। तो यह सब बात, तो आओ, तो इस टाइम नौकरी पर मिल जाना बढ़िया बात सिस्टम, तुम भागशाली हो। ऐसी HSL की वैकेंसी आएगी, सन से तुरंत हो जाएगा, 2 साल और रुक गए, खेला खत्म है, मेरे पास सरकार फिर जो है तकिया लगा सो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। और जितना तेजी से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है, अगर सारा हो जाएगा प्राइवेटाइज तो कोई नौकरियां नहीं बचेगी, सब खेला खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। मुंबई एयरपोर्ट भी बेच दिया, आओ भाई देखो, अडानिया सब खरीद लिया, 90% शेयर अडानी खरीद लिया। और मेरे बाद जो है सारे पॉलिटिशियन खराब है, भारत में जितने पॉलिटिशियन है कुल इनका रिजेक्ट मार दो। नया पॉलिटिशियन सब विद्यार्थी जो है बढ़िया बढ़िया जो है PhD करके आए हैं, सब MPhil करके आए हैं, इन्होंने बनाओ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, देखो तो दुनिया बदल जाएगी, भारत बदल जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे जो हर हर मोदी घर घर मोदी, अखिलेश भैया जिंदाबाद है ना, सब आना बैठे, सब एक पार्टी भक्त है। आओ, तो बहुत अच्छा मौका है तुम्हारे लिए, इस समय जॉब मिलेगी। अगर जॉब नहीं मिले तो मान लो टेटुआ पकड़ के दबा देंगे सरकार का। देख रहे हो, बोलो क्या मैं समझा रहा हूँ, संपरासरी ना, एग्जाम्पल बता दे रहा ना, संपरासरी वाला ध्यान देना है। संपरासरी का मतलब हमने आपको बता दिया, जिसका परासर दाब क्या हो, क्या हो। एग्जाम्पल तुमसे कैसे पूछेगा, ध्यान देना, ऐसे पूछता है 0.1 m NH2CO NH2, इसका नाम है यूरिया, NH2CO NH2, और 0.1 m C6H12O6, सपोज कर लो 0.1 m CaCl2, ऐसे दे देगा। अब पूछेगा कि बताइए इसमें परासरण दाब किसका ज्यादा है, परासरण दाब किसका ज्यादा है, परासरण दाब किसका ज्यादा है ये बताइए आप। तो हम कहेंगे बालक कि देखो मोलरता तो बराबर है सबकी, यम है मोलरता, जिसकी मोलरता ज्यादा होती है
जिसकी मोलरता, ठीक है ना, जिसकी मोलरता ज्यादा होती है उसका परासरण दाब भी ज्यादा होता है। याद रखना, जिसकी मोलरता ज्यादा उसका परासरण दाब ज्यादा। अभी समझाएंगे आगे, इसमें समझाएंगे परासरण दाब के नियम में। जिसकी मोलरता ज्यादा उसका परासरण दाब, लेकिन क्या सबकी मोलरता समान है? 0.1 0.1 0.1 बोलो, समझ रहे हो? यानी सबकी मोलरता क्या है? समान है। यानी मोलरता के आधार पर परासरण दाब तो सबका समान ही दिख रहा है। बोलो भाई। अब अणुसंख्य गुणधर्म पे चलेंगे। किस पे? यानी उसका परासरण दाब सबसे ज्यादा होगा जो टूट करके ज्यादा कण देगा, जो टूट करके यूरिया, कौन? NH2CO NH2 नहीं टूटता है, नहीं टूटता है, ये टूटता नहीं है। इसी तरह ग्लूकोज भी नहीं टूटता है, ग्लूकोज भी। लेकिन जो CaCl2 है ये एक आयनिक यौगिक होने के नाते ये दो यहाँ कूद जाएगा और एक यहाँ कूद जाएगा, तो बताओ क्या Ca पे +2 आएगा और Cl पे -1 आएगा ना? ध्यान दीजिए, ये दो यहाँ जाता है और एक यहाँ। अच्छा, Cl के तो था, Cl मानो, बताओ ये टूटा तो कितने दिए? 3 तो दिए। जब CaCl2 टूटा तो के टू दिए और हाई वाला एक को नहीं दिया, ऐसा था ही, और ये वाला भी ऐसे ही था। समझ गए ना? तो इसलिए क्या इसके कणों की संख्या ज्यादा है? कणों की संख्या, इसलिए इसका परासरण दाब क्या होगा? अब जो बच्चे हमसे पुराने बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो ये सब जानते हैं, ठीक। लेकिन जो नहीं पढ़े थे वो लोग नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लास 10 में हम इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री हम पढ़ा रहे हैं उन सबों को। मतलब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 9 तक की जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड बातें थी उनको हम 6 दिन में पढ़ा रहे हैं। तो आज उसका वीडियो अपलोड होगा, उसमें आपको ये सब मिल जाएगा कि कौन टूटता है कौन नहीं टूटता है। क्लास 10 की केमिस्ट्री में समझ रहे हो ना? साइंस में मिल जाएगा तुमको ये सब, तो मैं तुमको वहां बता दूंगा। फिर से याद रख लो कि अगर मोलरता समान है, अगर मोलरता समान है तो जो टूट के ज्यादा आयन देगा, जो टूट के ज्यादा आयन देगा उसी का परासरण दाब क्या होगा? कुछ समझ में आया? ठीक है, पढ़ ले। अच्छा, अगला अति परासरी और अल्प परासरी। अति परासरी और समान ताप पर, ये समान ताप क्यों कह रहे हैं अभी हम आते हैं। अति परास समान ताप पर, समान जिसका परासरण दाब ज्यादा होता है उसे हम अति परासरी कहते हैं। बोलो, समझ रहे हो ना? अब ज्यादा और कम के लिए क्या आपको 2 लेना पड़ेगा? ज्यादा और कम के लिए आपको कितना लेना पड़ेगा? 2। जैसे मान लो अगर हम जो है बाइसेप बनाए हैं, नहीं बनाए हैं, ये पता करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को लेना पड़ेगा ना? हाँ, अगर तुम कहते हो अकेले कि हमारी जो है, मतलब हम किसी भी व्यक्ति का, हमारा छोड़ दो, किसी भी व्यक्ति की जो है शरीर हाइट अच्छी है, मतलब हाइट बड़ी है, मतलब हाइट उसकी अच्छी है ना? या तुम हाइट में बहुत बड़े हो, ठीक, तो अगर उससे बड़े किसी व्यक्ति को ले आया गया तो क्या वो छोटा नहीं हो गया? तो किसी एक को कह देना कि ये बड़ा है, ये छोटा है, या जो भी है, तो ये गलत है नहीं गलत है? तुलनात्मक कहना पड़ता है ना? बोलो भाई, ठीक। तो तुम कहोगे समान ताप पर यदि कोई 2 विलयन लिए गए, तुलना करना, समान ताप पर यदि कोई 2 विलयन लिए गए, समान ताप पर कोई 2 विलयन लिए गए, है ना? तो जिस विलयन का परासरण दाब, तो जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा, तो जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा उसे हम क्या कहेंगे? अति परासरी। और जिस विलयन का परासरण दाब कम होगा उसे हम क्या कहेंगे? अल्प परासरी। कुछ समझ में आया? बोलो, समान ताप पर कितने विलयन लिए गए? जिसका परासरण दाब ज्यादा वो अति परासरी। बोलो, और जिसका परासरण दाब कम हो अल्प परासरी। समझ में आया? अति परासरी और ठीक, कोई दिक्कत? सबने समझा? पूछे ले बता दोगे? समान ताप पर कितने विलयन लिए? ठीक, आगे बढ़े। तो ये हमने अपने 4 टॉपिक समझा थे। अगला है परासरण दाब का नियम।
बायल वन हाफ नियम, चार्ल्स वन हाफ नियम, इन दोनों को मिला करके वन हाफ नियम बनाया जाता है। उस वन हाफ नियम को जरा हम देखेंगे, ध्यान देना। बोले अब पराशरण दाब का नियम ये कहता है कि ये जो पराशरण दाब है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, पहले ये सुनिए। पराशरण दाब किन किन बातों पर निर्भर करता है वो ये समझो पहले, ठीक? ध्यान से बालक, ये हमने कंटेनर लिया, वो पीछे वाला फिगर बना रहा है, फिर से वापस ध्यान देना। देखो तुम लोगों को आर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन आता ही नहीं है। इसमें जितने लोग बैठे हुए हैं इनको आर्ट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब क्या है कि अगर हम परिभाषा के बारे में कुछ थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो उसे कैसे हमें एक्सप्रेस करना है, कैसे हमें उसको बताना है, उसी को ही हम कहते हैं आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब आर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन मतलब एक्सप्लेन करना किसी चीज को। अब उसके लिए सबसे पहले तुमको जो डर लगता है मास्टर लोगों से, उसको साइड में करना पड़ेगा। उस डर को पहले हटाओ। अगर तुमसे कोई पूछा जा रहा है कुछ भी तो बहुत स्मूथली लो। अरे नहीं आएगा तो नहीं होगा, नहीं आएगा, क्या फर्क पड़ता है। आधा मिले कुल यहीं बैठा है तो जो है लड़कियां से शर्माते हैं, अरे हमारे बेइज्जती ना हो जाए। कौन इज्जती है? 5 रुपए होगा नहीं तेरी इज्जत वाला अइला साइकिल से मोटर काट रहा नहीं करे ले चल दे वैसे, और दुनिया भर की इज्जत जो है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम अपना स्टेटस बिल्डअप करो। स्टेटस बिल्डअप करने का मतलब अपने से कुछ बनाओ, तब होता है कि हमारी इज्जत कम हो रही है या ज्यादा। बनैला है नहीं, 5 रुपए का शर्ट पहन के आगे इज्जत है ना। तो ये सब शर्माने अरमाने वाला जो हिसाब किताब है उसको साइड में रखिए। इसीलिए उन सब लड़कियों से भी कहते हैं योग कुलवाणी तो कुल लड़कों से शर्माती है, हमसे कुल शर्माती है, जबकि हम बहुत स्मूथली लेते हैं इन सब चीजों को। हमको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है। लेकिन चूंकि हम लोगों का सोच नहीं बदल सकते हैं, इसलिए प्रयास करते हैं थोड़ा बहुत चलो ठीक है, और एक सिमिलैरिटी रहे सब में, एक समान रूप से रहे। तो फ्रैंक होना चाहिए, एकदम आओ फ्रैंकली बैठो, हमसे मोहब्बत करो, मतलब कि नहीं ठीक है ज्यादा हो गया तो जो भी है प्रेम से रहो, कुछ दिक्कत नहीं है, आराम से जो बंदे ने पूछे, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, किसी से शर्माने की जरूरत नहीं है। अरे इतना क्यों ब्रिलियंट होता देह बैठा रहता, क्या ठीक है। आओ बोले बड़े ये दूध बनाना पड़ेगा यार, दूध जो बनाएंगे केटो आज हम मूड में आओ चले थे चांद लेगा पूरा गुजाई नहीं पाओ तो चांद लेगा। आइए भाई हाँ देखो ध्यान। तो भाई बालकों एंड जो इसमें अपने आप को बालिकाएं समझते हैं वो बालिकाओं, इसमें अंतर आपको बताना है कि इन दोनों में अंतर क्या है? कुछ ही नहीं है, बिले है ना, ये कौन बात चीनी है वो आगे जैसे चाट के चले भी गए क्या, देख के पता लगा, चाट के पता लगा। आ जाओ भाई बड़े। तो मतलब इसमें जो चीनी था यानी बिले है, सिंपल सा बिले करेंगे,
इसमें विलय की मात्रा, इसमें विलय की मात्रा ठीक, इधर भी पानी और इधर भी पानी, मतलब वास्तव में लाल और पीला, ठीक है। वास्तव में ये हमने क्या किया, तो हमने ये किया कि इसका गाढ़ापन कम है, बोले बोल और इसका गाढ़ापन, इसकी गाढ़ापन ज्यादा, ज्यादा चीनी है और इसका गाढ़ापन कम चीनी, बोलो बोलो ठीक है। ये बता ठीक है, बोल बोलो। तो अब इसका गाढ़ापन ज्यादा, इसका गाढ़ापन कम है, समझे। तो अब बताओ भाई, पानी इधर से इधर आएगा, ये पिस्टन उठ जाएगा, बोलो फ्री टू मूव है, मतलब अपने आप वो मूव कर सकता है। जैसे सुई का फ्री टू मूव नहीं होता है, उसको में खींचना पड़ता है। हाँ बस ठीक है, समझे। तो आई कम गाढ़ा, ये ज्यादा गाढ़ा, इसका मतलब इसकी सांद्रता, सांद्रता मतलब गाढ़ापन, इसकी सांद्रता क्या है, गाढ़ापन कम तो सांद्रता, और इसकी सांद्रता क्या है, गाढ़ापन ज्यादा तो सांद्रता। कोई डाउट किसी को? अच्छा है, अच्छा है। जो लोग पहले दिन आए उनको बस इसलिए समझ में आ रहा है कि भाई बस्तीबाजी कर रहे थे, पढ़ाएं। अच्छा और आइए, तो सांद्रता इसकी ज्यादा है, इसकी कम। तुम बताओ क्या पानी इसमें भी धरा आएगा? yes, इसमें पानी धरा आएगा? yes, इस अर्धपारगम झिल्ली से होते हुए परासरण हुआ, क्या हुआ? ठीक है, तो ये भी पिस्टन उठ जाएगा और ये भी पिस्टन उठ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें पिस्टन को दबाना है, पिस्टन को यही पहुंचाना है और इसको पिस्टन को दबा के वही पहुंचाना है, बोलो समझ में आ रहा है। तो तुम बताओ क्या इसमें विलेय के कणों की संख्या ज्यादा है? तो जब इसको तुम दबाओगे क्या करोगे? तो ये जो कण होंगे ना इसके ज्यादा है कण, तो वो इसमें जो अर्धपारगम झिल्ली छोटा छोटा छिद्र होगा, उस छिद्रवा को वो बंद कर देंगे, समझ रहे हो? वो छिद्रवा क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, बोलो। और इसमें कणों की संख्या कम है, तो ये भी छिद्र बंद करेंगे, लेकिन इसकी तुलना में ज्यादा की कम? कम, ऑब्वियस सी बात, बोलो समझ में आया। जब तुम दबाओगे तो क्या इधर भागेगा? इसके जो कण है क्या इसके छिद्र को ब्लॉक करेंगे? इसके जो कण है क्या इसके छिद्र को ब्लॉक करेंगे? ज्यादा ब्लॉक कौन करेगा? ठीक है, बोलो ये ज्यादा ब्लॉक करेगा। तो जब ज्यादा ब्लॉक किया तो अब पानी को इधर से इधर ले जाना कठिन किसमें है? इसमें कठिन है, बोलो भाई। इसमें क्या है? और इसमें क्या है? समझ रहे हो? ठीक है। जैसे मान लो अब दो लोगों को लिया गया, एक तो खूब पतला दूल्हा है और एक तो थोड़ा सा बाहुबली, ठीक है। तो एक पतला दूल्हा है, पतला दूल्हा ऐसे कंधे में रखा गया और ऐसे दबाया गया उसको, तो वो आसानी से बैठ जाएगा, बोलो। और जिस पे दूसरा वाला था उसको दबाया गया तो आसानी से, मतलब जो दूसरा वाला है उसका दाब ज्यादा और पहले वाले दाब सेम बात। क्या इसको निकालना इधर ले आना कठिन है? इस पर दाब ज्यादा लगाना पड़ेगा, दाब अरे पड़ेगा ना, दाब ज्यादा तो परासरण दाब, दाब ज्यादा तो परासरण दाब, मतलब अगर गाढ़ापन बढ़ेगा तो दाब का मान भी बढ़ेगा, अगर है ना, और अगर दाब घटेगा तो परासरण दाब भी बढ़ेगा, ऑब्वियस बात। समझ में आया? यानी क्या हम इससे समझे कि जो हमारा परासरण दाब है क्या है? जो हमारा परासरण दाब है वो उसके गाढ़ापन के समानुपाती है। समानुपाती का मतलब कि अगर एक तो बढ़ता है तो दूसरा को, बोलो समझ में आया क्या? अरे बोले भाई, यानी P समानुपाती C, P समानुपाती C, ये P का मतलब परासरण दाब, P का मतलब परासरण दाब और C का मतलब गाढ़ापन यानी सांद्रता, गाढ़ापन माने सांद्रता। तो दिक्कत है क्या? बोलो समझ में आया? P समानुपाती क्या बात है? ठीक है, लेकिन ये बात याद रखनी है कि दोनों जगह तापमान समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए?
बस हमारा बन गया बायर-वान-ठाफ नियम। बायर-वान-ठाफ नियम है ना। ये क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि समान ताप पर, दोनों ताप समान था, बुझा बुझा समान बुझे 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 समान ताप पर जिस विलयन की सांद्रता या समान ताप पर किसी विलयन का इधर समान ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसके सांद्रता C के समानुपाती। क्या याद हुआ? समान ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P उसके सांद्रता C, सांद्रता मतलब गाढ़ापन C के क्या होता है? मतलब E बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, या ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अरे बोलो बोलो, कोई दिक्कत समझ में आया? है ना, है ना? क्या हो? क्या कह रहा है? बिल्कुल होगा। P तब बढ़ी जब C बड़ा भाई। बोला भाई। अच्छा, जब परासरण दाब ज्यादा होगा मतलब क्या? अगर परासरण दाब ज्यादा होगा मतलब सांद्रता को ज्यादा रहा होगा। तो सांद्रता ज्यादा, परासरण दाब ज्यादा। सांद्रता कम तो परासरण दाब कम, है ना? बोलो बोलो, ठीक। नेक्स्ट बोले, आओ चले के कलकत्ता। हावड़ा पुल पे चले क्या? छपरा नहीं, हावड़ा चल के आएंगे और छपरा छप फिर मनाएंगे। सुने होगा नहीं? नहीं सुने हो? सुनाएगा? कहा तो मैं सुनाएंगे। सरकार से नहीं सुना सकते हैं, ये वाला सुना सकते हैं। कान कैसे कहता है लाठी लाठी मार भाई, केसरियो पागल है वो। अच्छा, उससे बड़ा पागल है भारत में ये आयल लोनावे जो सब निकाल लो देखे जा सेल्फी खींचत हो साथे, तो उससे बड़ा पागल तो तुम हो। लिट्टी चोखा बेचारा बेचत रहा, आज कहां से कहां पहुंच गए। क्या हो? डांस तो उधर ऑर्केस्ट्रा में करता है, चुनरी ओढ़ के डांस करे। आओ तो चुनरी ओढ़ के डांस करे, वही करो। देख रहे हो कि भाई है, ठीक है। अच्छा, तो दो प्रकार के विलयन लिए गए, दो प्रकार के मतलब दोनों लगभग सांद्रताएं समान है। सांद्रताएं का है लाल समान है, ठीक है। बोलो, एक में टेम्परेचर बढ़ाया गया, मतलब एक पे टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक, और एक पे टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर ना, चलो 100 डिग्री सेल्सियस। क्या समझ में आया? पहले केप कितना, दूसरा केप कितना, कौन दिक्कत नहीं, कौनो दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तो ये बताइए भाई बालक कि मान लीजिए आपको चीनी पानी के 2 सीरा बनाना है। के सीरा, ठीक है, 2 सीरा बनाना है। एक तो आपको दिया गया बड़का स्टोव का, बड़का स्टोव बर्तन में खाना बनता है ना, और एक तो दिया गया छोटा स्टोव जो है जो हम नॉर्मल यूज करते हैं। अरे बोलो, बड़का स्टोव इसलिए दिया गया है ताकि हम टेम्परेचर ज्यादा लगा पाए, और छोटा स्टोव इसलिए दिया गया है ताकि टेम्परेचर, ठीक। दो प्रकार के विलयन, तुम्हारे हिसाब से दोनों विलयनों को समान मात्रा में, जितना पानी दोनों में था उतना चीनी दोनों था। बोलो, अब दोनों स्टोव पे रखा गया। बड़े वाले स्टोव का तापमान ज्यादा है और छोटे वाले स्टोव का तापमान कम है। तुम हमें बताओ कि क्या जो बड़े वाला स्टोव होगा वो जल्दी गाढ़ा हो जाएगा, कि जो कम स्टोव वाले छोटे स्टोव पे होगा वो जल्दी गाढ़ा हो जाएगा? बड़े वाले स्टोव पे जो रखा गया है, क्या उसमें पानी वाष्पित होकर जल्दी उड़ने लगेगा? तो वो क्या हो जाएगा? यानी कहीं ना कहीं क्या टेम्परेचर यानी तापमान उसके गाढ़ेपन मतलब सांद्रता को चेंज कर रहा है? बोलो बोलो, क्या उसका टेम्परेचर कहीं ना कहीं उसके सांद्रता को चेंज कर रहा है? उसके गाढ़ेपन को बदल रहा है? बोलो, समझ में आया?
तो जब गाढ़ेपन को बदल रहा है इसका मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा, अगर तापमान ज्यादा है तो गाढ़ापन और अगर तापमान कम है तो गाढ़ापन। इसका मतलब कि क्या तापमान जो है वो सांद्रता मतलब गाढ़ेपन के समानुपाती होगा? तापमान ज्यादा गाढ़ापन ज्यादा समानुपाती होगा। तापमान ज्यादा गाढ़ापन ज्यादा समानुपाती होगा। तापमान ज्यादा गाढ़ापन ज्यादा समानुपाती होगा। बोलो क्या समझ में आया? ठीक है, पढ़ ले। क्या बात, कौन सी बात? या बात। तो अब ब्ला ब्ला जो भी होगा उसके बाद हम सीधे तक कह सकते हैं, है ना? ठीक है कि अब हमारी जो सांद्रता C है वो समानुपाती है T, कह सकते हो? बोलो बोलो। तो सिंपली तुम ये भी कह सकते हो कि जो हमारा सांद्रता C किसके समानुपाती था? इसलिए P समानुपाती सीधे किसके हो जाएगा? टेम्परेचर T। इसको समझ में आया क्या? ठीक है, टेम्परेचर P समानुपाती किसके? C के। कि किसके नियम है? बॉयल एंड हाफ का नियम। स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P सांद्रता C के समानुपाती होता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स वन हाफ लॉ। समझ में आया? ठीक है। अच्छा सेम इसमें P और T है, क्या C है इसमें? तो स्थिर आयतन पर स्थिर आयतन कहते हैं इसमें। स्थिर आयतन पर किसी विलयन का परासरण दाब P परम ताप T के समानुपाती होता है। परम ताप T के P समानुपाती T। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत है? बोलो। अच्छा अब इन दोनों को मिला दो। ये देखो, ये बॉयल वन हाफ नियम है और ये चार्ल्स वन हाफ नियम। जब दोनों मिला दोगे तो P समानुपाती CT आएगा। P समानुपाती है ना? हाँ, अब जब उसको समानुपाती चिन्ह जब हम हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट जोड़ देते हैं। समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो क्या जोड़ दोगे? हमने कांस्टेंट R जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? R। तो हो जाएगा CRT। R जोड़ा और उस R को हम विलयन नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन नियतांक। तुम भी सो रहे हो, वो अभिषेक भी सो रहा है, और ये तो मनो खबड़ा मत, सबके पाई काट करेंगे। P समानुपाती C, P समानुपाती T, P ठीक है? बोलो। तो P बराबर CRT हुआ। और यही है हमारा सूत्र क्या निकालने का? परासरण दाब। क्या निकालने का? परासरण दाब बराबर सांद्रता गुणे विलयन नियतांक गुणे परम ताप T। कुछ समझ में आया क्या? कुछ मगज में गया? अच्छा ठीक है। इसका ये सब होता है फॉर्मूला P इक्वल टू CR और क्या तो हम लिखेंगे कैसे? तो आप लिखोगे पहले ऐसे लिखते हैं हम कि परासरण दाब का नियम। परासरण दाब का नियम तो पहला डालते हो कि बॉयल वन हाफ नियम। बॉयल तो उसमें तुम लिखोगे, किताब मत देखना, किताब देखोगे पागल हो जाओगे। बॉयल वन हाफ नियम लिखोगे स्थिर ताप पर किसी गैस का किसी विलयन का परासरण दाब P उसके सांद्रता C के क्या होता है? एक इक्वेशन बना लिया, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। चार्ल्स वन हाफ नियम। क्या? स्थिर आयतन पर किस पर? स्थिर आयतन पर किसी विलयन का परासरण दाब P परम ताप T के समानुपाती होता है। हो गया ना? दोनों को मिला दो, दोनों को P समानुपाती क्या बन जाएगा? समानुपाती चिन्ह हटा करके विलयन स्थिरांक क्या जोड़ दिया? यही हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला। समझ में आया? बोलो भाई। अच्छा C इक्वल टू N बाई V। C इक्वल टू सांद्रता मतलब होता है मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। मोलरता और सांद्रता क्या होता है? तो P बराबर C की जगह क्या N बाई V लिख सकते हो? N बाई V गुणे R इंटू क्या? ये रहा हमारा सूत्र। क्या रहा? फाइनल फॉर्मूला। इसमें P परासरण दाब, N मोलों की संख्या, V आयतन, R विलयन स्थिरांक, T टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आया?
इसके बाद हमें इस पर तुरंत क्वेश्चन लगाना होता है। ये जो हम जो रूल पढ़ाए हैं इस रूल में हमें क्वेश्चन लगाना होता है। भाई 1/2 नियम के 1/2 जो ये हमने पढ़ाया इसी को हम 1/2 समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 1/2 समीकरण कहते हैं। 1/2 समीकरण यही है कि P इक्वल टू m by v into RT या P इक्वल टू CRT। इसको हम कहते हैं 1/2 समीकरण। इसको जो है इसकी सीमाएं भी हमको पढ़नी है। ठीक है, बोलो। तो अभी हम इसको कुछ का क्वेश्चन भी करना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन को एक वीडियो सेपरेट बनाएंगे। उस क्वेश्चन उसमें केवल क्वेश्चन होगा। स्टार्ट करेंगे बिल्कुल शुरुआत से। मोलरता के 4 टाइप बनते हैं, फिर उसके बाद नॉर्मलता का 2 टाइप बनता है, फिर हम मोलरता, फिर मोल प्रभाज, फिर इसका सभी का एक ही वीडियो में पूरा खत्म कर देंगे। समझ में आया? सारा समझा देंगे, फिर तुम एक्सरसाइज लगा देना। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, तो इसकी लिमिटेशन तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हम कल फिर हम इसकी लिमिटेशन पर आपको पढ़ाएंगे। अच्छा, समय नहीं ज़्यादा, तो इस कारण जो है हम थोड़ा सा इसको समझा देते हैं। तो लिख दिए हैं तो समझा ही देते हैं थोड़ा सा। 5-6 टॉपिक आज हम पढ़ाया, 6 टॉपिक। ठीक है, आज इसको देखो, द्रवों का वाष्प दाब। द्रवों का वाष्प दाब ये है क्या? थोड़ा और बताना चाहेंगे। पहले तुम साम्य समझो। साम्य क्या है? क्या? साम्य इक्विलिब्रियम, साम्य की अवस्था। एक ऐसी अवस्था जिस पर किसी रासायनिक अभिक्रिया की एक ऐसी अवस्था जिस पर किसी रासायनिक की अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर दोनों बराबर हो जाती है, उसे ही हम साम्य की अवस्था कहते हैं। एक ऐसी अवस्था जिस पर किसी अभिक्रिया के अग्र अभिक्रिया की दर और दोनों क्या हो जाती है, उसे हम साम्य की अवस्था कहते हैं। आयुष, चल तू बता फिर क्या मैं बोल रहा था। चल चल बोल। मूर्ख है हम बैठे पका रहे हैं, जो मैं तोड़ कर दोगे। लिखे नहीं हो तो तुमको बोलना चाहिए ना, दिख रहा है। हम वो करने में मजबूर मत करो जो हम करना नहीं चाहते हैं। मर्द जूतन को मारेंगे, दिमाग ठंडा करेंगे। ले आओ चोर गए इनका। हाँ, ऐसा नहीं ना हम लिखवाने तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। ऐसा है क्या? अब करा रहा है। देखो, हमको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि हम लिखवा रहे नहीं लिखवा रहे, बस तुमसे इतना समझो जो मैं कर रहा हूँ ये करना आसान नहीं है। जो मैं कर रहा हूँ, पहले क्या होता था, मान लो हमको ये पढ़ाना है अणुसंघ गुणधर्म, हम घर से कुछ पढ़ के नहीं आए, तो हमने कहा डाल हेडिंग अणुसंघ गुणधर्म लिख। तो तुमने शुरुआत किया कि कोई भी ऐसा गुण है जो उसके कणों की संख्या के आधार पर परिवर्तित हो जाता है। हमने लिखवाया ना, लिखवाया, तुरंत हम जान गए, हम खुद जान गए कि क्या होता है। हमने वो समझा दिया, फिर अगली हेडिंग डलवाया, फिर लिखवा दिया, फिर वो समझा दिया, फिर हेडिंग डाला, फिर लिखवा, फिर वही समझा दिया। वही तो करते थे, वही सभी करते हैं। लेकिन मैं पूरा रिमाइंडेड मार के आ रहा हूं, पूरा होमवर्क कंप्लीट करके। और इतना ही नहीं, तुम अगली एक्सरसाइज का जो हेडिंग बोलो मैं अभी समझा देता हूं। अगले चैप्टर का, उसके अगले चैप्टर का, उसके अगले चैप्टर का। मैंने 6 चैप्टर को करीब करीब जो है पूरा कंप्लीट देख लिया था इस लॉकडाउन में। हल्का फुल्का मतलब देखते थे थोड़ा थोड़ा। अब जो है जो हेडिंग्स पढ़ानी होती है, उन हेडिंग्स के बारे में खाली हम विजुअलाइज करके एग्जाम्पल्स ढूंढते हैं, अच्छा एग्जाम्पल मिले ताकि हम एग्जाम्पल अच्छे समझा पाए। तो ये सब मत करिए, भला ही 20 भला ही कोचिंग बंद हो जाएगी। तो ये बात से हमको 1% परहेज नहीं है। और हम वास्तव में बताएं साल हम बिल्कुल पढ़ाने वाले थे ही नहीं, अब नहीं पढ़ाते। लेकिन हम जान रहे हैं कि जो है हम नहीं पढ़ाएंगे तो जो बच्चे हमसे पढ़े थे पहले बर्बाद हो जाएंगे। इसी नाते हम फिर से पढ़ाने लगे, नहीं तो हम पढ़ाने वाले थे नहीं।
हम सोचते पैनाडेमिक खत्म होगा तो सोचेंगे, इसको खत्म होने दो कोरोना, लेकिन हमने कहा फिर चलो ठीक है पढ़ा लेते हैं। तो हम खुद ही मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, किसी एक टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, सेम यही टॉपिक, सेम यह टॉपिक हमने वीडियोस भी अपलोड किया हुआ है, लेकिन किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ो तुमको समझ में आएगा, एकदम तुम फ्री टू मूव हो। अगर किसी कोचिंग के अंदर तुमको घुसते हुए भी हम देख लेंगे तो हम 1% तुमसे नहीं कहेंगे कि तुम काहे वहां गए थे, कुछ नहीं, तुमको जहां पढ़े वहां पढ़ो, हम 1% भी क्लेम नहीं करें, कुछ नहीं। अच्छा टाइम में बच्चा था बोला कि सर हम खाली यहाँ साइंस पढ़ेंगे, हम मैथ कहीं और पढ़ते हैं। तो हमने उससे कहा कि देखो हम अगर पढ़ना है तो वही दोनों पढ़ लो, या तो यही दोनों पढ़। अब ये इसलिए नहीं है कि हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम इसलिए यही है कि हमारी जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी हम बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, वो इन्हीं 4 दीवारी के अंदर रह जाए। इस नाते हम तुमको जो है यहाँ पढ़ने नहीं देंगे, तुम जाओ वहीं पढ़ो, आज बैठ जाओ, आ गए हो कोई दिक्कत नहीं है, आज पढ़ लो, दोनों सब्जेक्ट पढ़ लो, फिर पढ़ के चले जाओ, वहीं पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई 1% प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर तुम कभी आओगे भी 11th में चाहे 12th में, तो हम तुमको एक्सेप्ट कर लेते, हम ही नहीं कहेंगे कि कहाँ वहाँ पढ़ रहा, कुछ हम बहुत स्मूथली लेते हैं चीज़ों को। हमारे लिए जो है कि कोचिंग टूट जाना, चाहे हमारे पास बच्चे कम होना, ये कोई हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। हम इसमें एकदम चरम सीमा में पहुंच चुके हैं। अब कोनो ठीक है, हो गया, कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर भाई बाल को आपको करिए मत कुछ, नहीं तो आप समझेंगे भुगतना पड़ेगा तुम्हें। हाँ कहाँ थे हम भाई? हाँ साम्य अवस्था, ठीक है। इस पर अगर क्रिया के दर बराबर हो जाते हैं, साम्य की अवस्था कहते हैं। ये क्लास 11 का चैप्टर है, साम्य की अवस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट। छोड़ो जा, पढ़ाई नहीं होगा, पढ़ाई नहीं है, और बात नहीं चलता, हम बताते हैं तुमको। साम्य की अवस्था को समझाने का सबसे अच्छे से अच्छा रूप, ध्यान समझेंगे कि हम साम्य की अवस्था को कैसे समझेंगे अपने नॉर्मल लाइफ से, उसको हम एकदम आसानी से अपने खुद से बिलोंग कर सकते हैं। तो 3 लोग आओ, चल तू चल, चल वो एक और आ जाए, देख ये 3 लोग लिया हमने, तुम एकदम बॉडी को छोड़ देना, जिधर से अगर मान लो ये इधर से धकेलवा रहे हैं तो इसके पास जाना है, ये धकेलेगा, इसके पास जाना है। अगर दोनों कांस्टेंट धकेल रहे हैं, मतलब ये भी धकेल रहा है, उधर भी धकेल रहा है, तो अब तुमको कैसे जाना हम तुमको बता देते हैं। मान लो ये धकेला, तुमको ऐसे जाना है, लेकिन जब ये धकेलेगा तो बैक हो। अब धकेलने का मतलब ये धकेलना मत देना, धड़ा कर सारा टूट जाए, समझे? तो समझ गए ना, ऐसे जाना है। और ये जब धकेलेगा मतलब पुश करेगा, तुमको ऐसे आगे, ठीक। और दोनों मान लो उधर से कर रहा है, इधर से कर रहा है, तो ऐसे आगे जाओ, फिर तुरंत पीछे आओ, फिर आगे जाओ, फिर तुरंत, समझ गए? सामान्य रहो, हाँ ठीक है। अब ध्यान देना है, समझना है बात को। तो ये हमने कहा ये अभिक्रिया की अग्र दिशा है, कौन सी? और इधर से वापस आएगा तो पश्च दिशा, समझ में आ रहा है? तो अभी जब वो धकेल, अभी एक पहले केस में वो धकेलेगा, तुम नहीं धकेलोगे, उसको आने दोगे, फिर तुम धकेलोगे, तुम नहीं धकेलोगे, दोनों के 2 केस बता रहे, तीसरा केस पर आएंगे। तो पहले पीछे, अब धीमे से पुश करो, आगे बढ़ो भाई, नहीं तुम वही रहना, तो फिर से जाओ, वापस जाओ, फिर से। इस केसेज में थोड़ा आगे और आगे, इस केसेज में अग्र अभिक्रिया की दर है, क्योंकि ये आगे आया, देखा, लेकिन क्या ये बैक गया? क्या पश्च अभिक्रिया की दर 0 है, समझ में रहे हो? इस केसेज में जो अभी हुआ है उसमें क्या ये लड़का यहाँ से यहाँ चल के आया था, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन की कुछ दर थी, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन की कुछ दर 0 है, समझे? अब ये यहाँ पे है, ठीक। तुम पुश करो और पीछे हटते हुए वहां तक जाना। चल अब बताओ किस अभिक्रिया की दर है? और अग्र अभिक्रिया की दर 0 है।
नहीं, अब देखो ये पीछे की तरफ गया, ये वो फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस है। इसमें क्या ये पीछे गया और फिर ये आगे आया क्या? नहीं आया। समझे? समझे? तो ये हम कहते हैं अग्रभ क्रिया और पश्चात क्रिया, ये दोनों अलग अलग बात है। अब हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब कि साम्य की अवस्था। क्या? तुमको भी कुछ करना है, जैसे वो यहाँ पहुंचेगा तुरंत तुमको कुछ करना है। चल लगातार करते रहो, पीछे हटो, करते रहो, करते रहो। देख रहे हो इसमें क्या अग्रभ क्रिया की दर है? क्या पश्चात क्रिया की दर है? क्या दोनों लगभग आया? क्या दोनों लगभग बराबर है? दोनों क्या है? इसी अवस्था को इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, इसी अवस्था को साम्य की। चलो समझे? क्या ये समझ पाए? एग्जाम्पल समझे? जैसे मान लो, इसको थोड़ा और एक्सपांड करते हैं। मान लो अब मान लो पानी का बॉटल है, मतलब एक कंटेनर में उन्होंने पानी लिया हुआ है, समझे? एक बर्तन में पानी लिया और उसको हम हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो क्या वो पानी वाष्पित होगा? क्या होगा? वाष्पित होगा, होगा ना? तो इसमें केवल एक ही क्रिया हो रही है, आगे की तरफ। बोलो, समझ गए? और उस वाष्प को जब पानी इकट्ठा वाष्पित होने लगा तो हमने स्टोव बंद कर दिया, स्टोव, और जो वाष्प उड़ के गई थी, ऊपर फ्रीजर है कहीं पे, ठीक है, उसको या ऐसे ऊपर गया पानी, वहां से कभी देखा होगा तुमने कि किसी बर्तन में गर्म किया जाता है पानी को, तो उसके ढक्कन पे वाष्प उड़ के जाता है, फिर ढक्कन से बूंद बूंद करके छूता है, देखे वो टपकता है, देखे हो कभी? बर्तन के ढक्कन से टपक रहा है पानी, वो वाष्प थी। पहले पानी वाष्पित हुआ था, उड़ के उस ढक्कन के पास पहुंचा, ढक्कन के पास फिर ढक्कन पे वो पानी बन के फिर वापस आने लगा। समझ में आ रहा है? तो जब पहले पानी था फिर क्या वाष्प बना? तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, अग्रदिशिक है ये, समझ गए? और क्या फिर उस ढक्कन में पहुंचने के बाद वाष्प का फिर वाष्प जो है फिर क्या वो पानी में कन्वर्ट हो रहा है? बोलो, समझ आ रहा है? तो वो कैसा है? पॉजिटिव। अब एक ऐसा प्रावधान हो जाए जिसमें जितना वाष्प बने उतना पानी फिर वापस आए, जितना वाष्प बने उतना पानी फिर वापस आए, उसी को क्या कहते हैं? साम्य की अवस्था। तो साम्य समझ गए होगे? ठीक है ना? ठीक है, मतलब ए से बी बन रहा है, ए से बी और बी से ए से बी जितना बना बी से उतने बन गया, ए से बी जितना बना बी से ए उतना बन गया। तो ये अवस्था क्या कहलाएगी? ठीक, ठीक है। तो लंबा देना पड़ेगा, आप हल्का सा समझा देते हैं फिर देखेंगे। हाय देखो, ये रहा, देख रहे हो? इसमें मान लो द्रव है कोई, क्या है? द्रव। ठीक, अब जो द्रव होते हैं उसके छोटे छोटे कण होते हैं, ऐसे देखो गोला गोला होगा, दिखाई पड़ा? ऐसे ही गोले गोले होते हैं द्रव के कण, कैसे नीचे सब कुछ है, ठीक? यहाँ भी होगा, हाँ, इसके ऊपर भी होगा, और इसके बाएं आए दाएं कुछ सब नीचे ऊपर सब जगह होगा ना। और देखो, तो इस बॉटल में पानी जो रखा गया है वो निकलना चाहता है, वो उड़ना चाहता है, बाहर निकल जाना चाहता है, ठीक है? ये क्या होना चाहता है? निकलना चाहता है, क्योंकि इसके कण जो है बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा वायुमंडल है, कौन है? वायुमंडल, वो इसके ऊपरी पृष्ठ पर दबाव लगाए हुए हैं, निकले ना दे बाबा जवान ना तवा, समझ रहे हो? उसके ऊपरी पृष्ठ पर दबाव ऊपर से दबाया हुआ है, तो वो निकलना नहीं देंगे, यही रहेगा, तब भाई पानी पानी है। अगर वायुमंडल हटा दिया जाए तो ये पानी क्या इससे निकल जाएगा? स्पेस में बॉटल में पानी नहीं रहेगी, स्पेस में बॉटल में पानी बाहर निकल जाएगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ?
हाँ, किसी भी पानी के ऊपर, किसी भी द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर क्या जो हमारा वायुमंडल है उस पर दाब लगाता है, उसको उसी अवस्था में रखने के लिए जिस अवस्था में वो है। ठीक है, बहुत हाँ आएगा न। जैसे मान लो तुम लोग हो, हाँ, हम यहाँ दबाव लगाए हुए हैं, कोई बाहर नहीं जाएगा, हम दबाव लगाए हुए हैं। ठीक है, अब ऊपर से कोनो वही नीचे कोनो कोबरा सांप छोड़ दिया, कोबरा सांप छोड़ दिया, समझ रहे हो ना? तो जब सांप छोड़ दिया तुमको कोई रोक पाएगा नहीं, धड़ाधड़ भागोगे। ठीक है, और एक ही दिशा में भागो, जब कोबरा होगा उसके विपरीत दिशा में सभी लोग भागोगे। ठीक है ना, इसी कारण जो है वो पानी उड़ने लगता है। सारा मैकेनिज्म आप समझ जाओगे। ठीक है, समय नहीं है, इसको यही टॉपिक को खत्म करते हैं, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आओ अब हम मन की बात करेंगे। नरेंद्र